हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रत्नाकर सर। वेलकम टू एक्साडेमी। और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 17। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 17। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस पे हम कौन कौन से एल्जेब्रिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो बाकी बचे हुए फंक्शंस हैं जैसे मोनोटोन फंक्शंस, पावर फंक्शंस, इन सब के ऊपर हम आज लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। जिस तरह से हम लोग रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग फंक्शंस को भी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं लेट D be a subset of R and F from D to R and G from D to R ठीक be functions on D. They are functions on D. ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या क्या डिफाइन करना है। इसके बाद हमें डिफाइन करना है कि इसका सम क्या होगा, इस फंक्शन का सम क्या होगा, इस फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इस फंक्शन के डिवीजन क्या होंगे, एफ बाई जी क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। ओके, तो इसका सम क्या होगा। सो फर्स्ट द सम फंक्शन एफ प्लस जी कहाँ से डिफाइंड होगा, इसी डोमेन से। कहाँ पे, इसी रेंज पे। ठीक, इज डिफाइंड बाई एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। Second, the product function f into g कहाँ से डिफाइंड होगा, डी से। कहाँ, आर पे ही। इज डिफाइंड बाई f into g x इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक, थर्ड, let k belongs to f या let k belongs to r। ठीक है, द फंक्शन इन जनरल k को हम एक फील्ड से लेते हैं। जब हम हायर अलजेब्रा करेंगे तो हम देखेंगे k को इन जनरल हम किसी फील्ड से लेते हैं। द फंक्शन kf डिफाइंड ऑन d to r is defined by kfx equal to k into fx for all x belongs to d। ठीक, और अगर gx अपने डोमेन में कहीं भी जीरो ना हो, if gx is not equal to 0 for all x belongs to d, then the quotient function is defined. The quotient function f by g is defined on d by f by gx equal to fx by gx for all x belongs to d। क्लियर, ठीक है। तो ये है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, सम फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के साथ और कोशेंट फंक्शन। ठीक है, इन जनरल अगर दोनों के केस में डी
दोनों ही फंक्शन के केस में अगर डोमेन सेम ना हो, सपोज एफ एक फंक्शन है जो ए से आर में डिफाइंड है, जी एक फंक्शन है जो बी से आर में डिफाइंड है, तो इन जनरल ये सारे फंक्शंस जो हैं, जो सम है, जो प्रोडक्ट है, वो जनरली डिफाइंड होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से आर। ठीक है, इन जनरल फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, सम फंक्शन भी, प्रोडक्ट फंक्शन भी, कोशेंट फंक्शन भी, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ जो फंक्शन है वो भी। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है मोनोटोन फंक्शंस। मोनोटोन फंक्शंस हम किसे बोलते हैं? ठीक है, मोनोटोन फंक्शंस हम किसे बोलते हैं? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोनोटोन फंक्शंस, जैसे मोनोटोन इंक्रीजिंग, मोनोटोन डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सब लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, पहले हम डिफिनेशन पे आते हैं। लेट आई बी एन इंटरवल, लेट आई बी एन इंटरवल। ठीक, आई इज सबसेट ऑफ आर, आई इज सबसेट ऑफ आर। ठीक, a function, a function f from I to r, a function f from I to r is said to be monotone increasing, is said to be monotone increasing, monotone increasing on I if x1 x2 belongs to I, x1 x2 belongs to I, and x1 is less than x2. This implies fx1 is less than or equal to fx2। मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब अगर फंक्शन के डोमेन में हम दो पॉइंट्स ले लें x1 एंड x2। ठीक है, अगर फंक्शन के डोमेन में, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं। मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन के डोमेन में, मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब ये है, सपोज हम यहाँ पे x1 x2 दो पॉइंट्स ले। ठीक, ये इंटरवल है आई, सपोज आई ये इंटरवल है। ठीक है, अगर हम x1 x2 दो पॉइंट्स ले लें, तो फंक्शन को मोनोटोन इंक्रीजिंग तब कहेंगे, फंक्शन को मोनोटोन इंक्रीजिंग तब कहेंगे जब x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग fx1 का वैल्यू, ठीक है, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग fx1 का वैल्यू x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग fx2 के वैल्यू से भी छोटा हो। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन मोनोटोन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तभी कहेंगे ये फंक्शन मोनोटोन इंक्रीजिंग है। बराबर भी हो सकता है, ठीक है, एक फ्लैट फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का एक फंक्शन भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसे हम मोनोटोन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बराबर होगा मतलब fx1 अगर x1 x2 से छोटा है, तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी साइन है, तो f को बोलेंगे f इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे, इफ द इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट, इफ द इनइक्वालिटी, इफ द इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब इक्वल टू ना हो यहाँ पे, इफ द इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट, then f is said to be, then f is said to be strictly monotone increasing, strictly monotone increasing on I, then f is said to be strictly monotone increasing on I। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो, तो मोनोटोन डिक्रीजिंग किसे कहेंगे? अ फंक्शन f from I to R is said to be monotone decreasing is said to be monotone decreasing on I if x1 x2 belongs to I and x1 is less than x2. This implies fx1 is greater than or equal to fx2. ठीक उल्टा, fx1 is greater than or equal to fx2. ठीक, यहाँ पे भी if the inequality is strict, if the inequality is strict, then f is said to be strictly monotone decreasing. Then f is said to be strictly monotone decreasing on interval I. ठीक है, ठीक है। तो एक फंक्शन को मोनोटोन तब कहेंगे जब वो या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो। ठीक है, जब या तो वो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो या तो वो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो। ओके, क्लियर? कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे जो हम देख लेंगे इसके साथ। ठीक है, जैसे लेट आई बी एन इंटरवल, और दो फंक्शन डिफाइंड है, f and g, and f from I to R, g from I to R are both monotone increasing या monotone decreasing on I, are both monotone increasing और monotone decreasing on I। ठीक है, ठीक है। then first result, f plus g will also be monotone increasing और monotone decreasing। ठीक है, on I। मतलब अगर f एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है I पे, g एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है I पे, तो उनका सम फंक्शन भी एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा I पे। ठीक है, सेकंड, if k belongs to R, and k is greater than 0, then this function kf जो थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया is also monotone increasing और decreasing on I। ठीक, थर्ड क्या होगा? अगर ये k लेस देन 0 हुआ, if k belongs to R and k is less than 0, then kf is monotone decreasing। अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर इंक्रीजिंग है, एफ और जी दोनों इंक्रीजिंग थे, तो kf क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, प्रोवाइडेड k इज लेस देन 0, और अगर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन I।
ऑन दिस सब इंटरवल आई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कॉमन फंक्शंस ले सकते हैं, जैसे f from R to R, defined by fx equal to x square. f from R to R defined by fx equal to x square. हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि भाई x1 x2 belongs to R अगर x1 लेस देन x2 है, अगर x1 लेस देन x2 है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि भाई x1 x2 दोनों ही जीरो से बड़ा है, सो दैट विल इम्प्लाई fx1 इज लेस देन fx2। ठीक है, ठीक है, और अगर x1 x2 बिलोंग्स टू R, x1 x2 बिलोंग्स टू R और x1 और x2 दोनों जीरो से छोटा है, दैट इम्प्लाइज fx1 विल बी ग्रेटर देन fx2। ये होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट f is strictly increasing, on 0 comma infinity, 0 comma plus infinity, and strictly decreasing on minus infinity comma 0। ठीक है, क्लियर। और बहुत सारे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स ले सकते हैं। ठीक है, इवन सिग्निंग फंक्शन यू कैन ट्राई। ओके, so these are all about monotone functions। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शंस किसे बोलते हैं, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है, f from D to R is said to be an odd function, if f of minus x equal to minus fx for all x belongs to R। ठीक, for all x belongs to R, f from D to R is said to be an even function, if f of minus x equal to fx for all x belongs to D। सॉरी, D हो गया, डोमेन D है। ठीक, ठीक, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधी ये है कि ऑड फंक्शंस वो होते हैं जो माइनस साइन एब्जॉर्ब ना करे, जैसे fx equal to x। simplest example, this is an example of odd function, ठीक है, जैसे f of minus 2 क्या होगा इस केस में, -2 that is minus of f2, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें fx equal to x square, this is an even function, है ना? क्यों? f of -2 का वैल्यू क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर 4, और वही f of 2 का भी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, f of -2 इक्वल टू f of 2। ये माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इवन फंक्शन माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑड फंक्शन माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो फंक्शंस माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें हम इवन फंक्शंस बोलेंगे, और जो फंक्शंस माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उन्हें हम ऑड फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, and there are a lot of examples of odd and even functions। Yeah, you can also take fx equal to sin x, this is also example of odd function, क्यों? भाई साइन ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाता है, इसीलिए, है ना? इसका मतलब क्या है, f of minus x इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, वेयर एस
fx equal to cos x. This is example of even function. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन. क्यों? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स. एक्स की जगह माइनस एक्स. कॉस ऑफ माइनस एक्स इज नॉट माइनस कॉस एक्स. कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स. तो इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स. ठीक. तो एफ क्या हो गया? एफ एक इवन फंक्शन हो गया. एफ एक इवन फंक्शन हो गया. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है इंटीग्रल पावर्स. ठीक है, पावर फंक्शंस. पावर फंक्शंस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? पावर फंक्शंस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. एक पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, f फ्रॉम r टू r. f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x टू द पावर n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ठीक है, इसे हम बोलते हैं दिस इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फंक्शन. इसे हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसका रेंज क्या है? पहला, इसका रेंज होता है, इसका रेंज है 0 टू इंफिनिटी. इसका रेंज है इन जनरल 0 टू इंफिनिटी. एंड रिमेंबर, f इज नॉट इंजेक्टिव. f इज नॉट इंजेक्टिव. ठीक है, इस केस में f इंजेक्टिव नहीं है. ठीक है, लेकिन हाँ, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इंजेक्टिव बनाया जरूर जा सकता है. ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई एन एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है. एन एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, क्योंकि उस केस में अगर ऑड होता तो रेंज अलग होता. अगर एन एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता तो रेंज अलग होता. ठीक है, क्लियर? क्लियर? ओके. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं. नेक्स्ट फंक्शन नहीं है, नेक्स्ट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड फंक्शन. नेक्स्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन हम किसे बोलते हैं? there are some more type of functions. for example, exponential function, logarithmic function. लेकिन उसका फिलहाल हमें जरूरत नहीं है. उसका हमें फिलहाल जरूरत नहीं है. जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम बना लेंगे. ठीक है, चलिए समझते हैं f को हम बाउंडेड फंक्शन कब बोलते हैं. ठीक है, let d be a subset of r. f from d to r is bounded above if there exists an m belongs to r. If there exists an m belongs to r such that mod of fx is less than m. ठीक है, mod of fx is less than m. या लेस देन इक्वल टू m भी बोल सकते हैं. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d. ठीक, f from d to r is said to be bounded below if there exists a small m belongs to r such that mod of fx is greater than or equal to small m for all x belongs to d. ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले, f is said to be bounded. f is said to be bounded on d if the range set is bounded. If the range set fd of the function f
if the range set ft of the function f is bounded। एक फंक्शन को हम लोग बाउंडेड तब बोलते हैं जब उसका रेंज सेट बाउंडेड। क्लियर? क्लियर? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज f from R to R, f from R to R is defined by fx equal to 1 upon 1 plus x square for all x belongs to R। ठीक, for all x belongs to R। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, f बाउंडेड है, f बाउंडेड है, f is bounded above as well as f is bounded below, है ना। और सुप्रीमम क्या आता है इसका, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। ठीक है, इनफीमम ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। ठीक है, इस फंक्शन का सुप्रीमम क्या है, 1, मिनिमम क्या है, 0। ठीक, ठीक। तो next definition, f is said to be bounded, f is said to be bounded function, f is said to be a bounded function if it is bounded above as well as below, if it is bounded above as well as bounded below, as well as bounded below। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा ना हो, then f is called, then f is said to be an unbounded function। if not then f is said to be an unbounded function, then f is said to be an unbounded function। ठीक है, ठीक है, चलो एक डिफिनेशन हो जाए यहीं पे, एक डिफिनेशन हो जाए यहीं पे। ठीक, मानते हैं let f from d to r, f from d to r is bounded on d, is bounded on d। ठीक, then supremum of fx equal to minus of infimum of fx for all x belongs to d, for all x belongs to d is said to be the oscillation, is said to be the oscillation of f on d, is said to be an oscillation of f on d। Clear? Clear? Okay, so this was all about functions, there's one more important theorem which we will state, हम लोग एक और important theorem state करेंगे, उसके बाद ये chapter खत्म करेंगे। theorem क्या बोलता है, let if a function f, if a function f from d to r be bounded, if a function f from d to r be bounded at each point of d, at each point of d, d यहाँ क्या है, डोमेन, d यहाँ क्या है, डोमेन, and d is a closed and bounded set,
D is a closed and bounded set. Bounded set in R. In R, then F is bounded on D. Then F is bounded on D. ठीक है, ठीक है. इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे मैट्रिक्स स्पेस में, जो हम पढ़ेंगे that the continuous image of a compact set is compact. That a continuous image of a compact set is compact. Okay. तो मैट्रिक्स स्पेस में ये थ्योरम प्रूफ करेंगे that a continuous image of a compact set is compact. तब इसको हम जनरल में इसे समझेंगे. ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच. एक्सेडमी क्लासेस डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करें और एनालिसिस का कोर्स का अगला पार्ट आने का वेट करें. थैंक यू.